हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में मैं आज आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करने वाला हूं। केस का नाम है डॉक्टर डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो इस केस में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं इस केस के बारे में। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है उसको लेकर क्या लॉ है, किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, और डॉक्टर डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन दी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का क्या इम्पैक्ट था। ये सारी बातें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि डॉक्टर डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या हुआ था। तो चलिए सबसे पहले देखो बात करते हैं केस के बैकग्राउंड के बारे में। केस के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने केस की पूरी साइटेशन आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखी है, तो आप इसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सो द डॉक्टर डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1986 AIR 579, ये केस की साइटेशन है। नाउ सबसे पहले अब बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, जरा बात कर लेते हैं कि केस का बैकग्राउंड क्या था। सो डॉक्टर डीसी वाधवा वॉज ए प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हु वॉज कंडक्टिंग रिसर्च ऑन लैंड टेन्योर्स इन बिहार। तो ये एक रिसर्चर थे, रिसर्च कर रहे थे, और ये बिहार में नहीं थे जो अपनी रिसर्च कर रहे थे। ही वॉज ए प्रोफेसर इन पुणे। तो महाराष्ट्र में एक प्रोफेसर थे और ये अपनी रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च का टॉपिक क्या था? लैंड टेन्योर्स इन बिहार। अब यहाँ पे मैं दो आर्टिकल्स के बारे में बात करूंगा, एक आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा आर्टिकल 213 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट ऑथराइजेज the president to promulgate ordinances if he is satisfied that circumstances exist which renders it necessary for him to take immediate action when both house of parliament are not in session। तो जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ये राइट होता है कि वो ऑर्डिनेंस जो है वो लेकर आ सकते हैं अंडर आर्टिकल 123। उसके साथ साथ जो सिमिलर पावर्स हैं, यही पावर किसके पास गिवन है? ये सेम पावर्स जो है ये आर्टिकल 213 में गवर्नर ऑफ ए स्टेट के पास में होती है। ये आप सब लोगों को पता होगा आर्टिकल 123 के बारे में एंड आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अब वो जो ऑर्डिनेंस आएगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? 6 वीक्स की वैलिडिटी उस ऑर्डिनेंस की होगी। नाउ अब इस ऑर्डिनेंस के साथ में क्या होता है? अगर पार्लियामेंट का सेशन हो गया तो हो सकता है कि पार्लियामेंट उसे एक्ट बना दे। यह भी हो सकता है कि पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव ना करे, और अगर टाइम पीरियड निकल गया तो वो ऑर्डिनेंस अपने आप क्या हो जाता है? वो ऑर्डिनेंस अपने आप लैप्स हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस को बनाने का पर्पस बेसिकली ये होता है कि कई बार अगर सिचुएशन ऐसी है कि जब इमीडिएटली किसी लॉ को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है तो गवर्नमेंट फिर इन आर्टिकल्स का यूज करके प्रेसिडेंट के थ्रू या फिर किसी स्टेट के गवर्नर के थ्रू लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकती है। बट ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तब ऑर्डिनेंस को यूज नहीं किया जाता। लेकिन अब देखिए बिहार में क्या हुआ था। 1967 से लेकर 1981 के बीच में बिहार में लगभग 256 ऑर्डिनेंस उस स्टेट में आए थे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 1967 से लेकर 1981, सो दिस वाज ए टेन्योर ऑफ 14 ईयर्स। तो लगभग 14 ईयर्स के टाइम में 256 ऑर्डिनेंस किसी एक स्टेट में, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और ऑर्डिनेंस जो थे दे रिमेन्ड इन फोर्स 1 to 14 ईयर्स। अब जरा देखिए 6 वीक्स तक एक ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है, लेकिन एक साल से लेकर 14 ईयर्स तक ऑर्डिनेंस कैसे वैलिड रहे? अलग अलग ऑर्डिनेंसेस, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस का अप्रूवल दे दिया, उसके बाद में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका सेशन हो गया उस स्टेट में, और जब सेशन ओवर हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो उसके बाद में गवर्नर ने दोबारा उसको प्रोमलगेट कर दिया। तो गवर्नर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया अंडर आर्टिकल 213 और दोबारा से क्या कर दिया? उसको प्रोमलगेट कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 14 ईयर्स का टाइम पीरियड था, 14 ईयर्स की ड्यूरेशन होती है। अगर मैं बात करूं गवर्नर के टेन्योर की, तो गवर्नर का टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं होता कि मिनिमम इतनी ड्यूरेशन तक एक गवर्नर जो है वो किसी स्टेट में अपनी पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, ये कभी भी फिक्स नहीं होता, वो टेन्योर कितना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि ऑर्डिनेंस का टेन्योर जो था, नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, 256 ऑर्डिनेंस इन 14 ईयर्स, और हर ऑर्डिनेंस का जो टेन्योर था वो 1 to 14 ईयर्स के बीच में था।
ऑन एन एवरेज, मतलब इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक, मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 14 ईयर्स। और ये वो ऑर्डिनेंस है जो कि जिसकी नॉर्मल वैलिडिटी पीरियड जो है वो सिर्फ 6 वीक्स होता है। तो बिहार में 3 ऑर्डिनेंस आए थे जिनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। कौन कौन से? बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ ट्रेड थर्ड ऑर्डिनेंस 1983, द बिहार ब्रिक सप्लाई कंट्रोल थर्ड ऑर्डिनेंस 1983, द बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल थर्ड ऑर्डिनेंस 1983। ये जो 2 ऑर्डिनेंस है ऊपर वाले, इनको बाद में बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। लेकिन फिर इस केस में, इस पिटिशन में जो कि डॉक्टर डीसी वाधवा की तरफ से फाइल हुई थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया था ये वाला, द बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल थर्ड ऑर्डिनेंस 1983 एंड दिस वाज पेंडिंग। तो ये जो गवर्नर की पावर है, इसी पावर को लेकर जो बार बार रीप्रमलगेट किया जा रहा था, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी को एक्सटेंड किया जा रहा था, उनको दोबारा से एक तरीके से कहते हैं लाइफ दी जा रही थी ऑर्डिनेंस को, तो उसको फिर चैलेंज किया गया था इस रिट पिटिशन में। ऑलराइट, और यहां पे ये थर्ड ऑर्डिनेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। नाउ आर्ग्यूमेंट्स क्या थे यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से, उसकी अगर हम बात करें तो डॉक्टर डीसी वाधवा की तरफ से आर्ग्यूमेंट ये थे दैट रिपीटेड रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर वॉयलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है, और किसी भी ऑर्डिनेंस को तब इंट्रोड्यूस किया जाए जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन ना चल रहा हो या पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो। लेकिन अगर पार्लियामेंट का सेशन अब आ गया है तो होना क्या चाहिए कि किसी पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहिए पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, और पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद में या तो उसको अप्रूवल मिल जाएगा या फिर उसका रिफ्यूजल हो जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट में उनके ऊपर डिबेट भी नहीं हो रहा है, टाइम उनका अपने आप क्या हो रहा है, टाइम उनका जब ओवर हो रहा है तो उन्हें दोबारा से एक और लाइफ लाइन उन्हें दे दी जा रही है, उन लॉस को दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को लेकर उन्होंने सबसे बड़ी अपनी ऑब्जेक्शन जो थी वो रेज की थी, और कहा था कि अगर रिपीटेडली क्या होगा, अगर रीप्रomulgation होगा ऑर्डिनेंसेस का गवर्नर की तरफ से, तो ये वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। साथ में ये भी कहा द स्टेट इज गेटिंग ए कंप्लीट मोनोपोली ओवर द रेगुलेशन ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो उनकी पिटिशन में ये भी कहा गया था, मैंने आपको बताया था कि रिसर्चर थे जो बिहार में रिसर्च कर रहे थे, राइट, ही वॉज ए प्रोफेसर इन महाराष्ट्र बट ही वॉज डूइंग रिसर्च वर्क। तो इनकी तरफ से ये भी कहना था कि अगर इस तरीके से अगर ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज ए कंप्लीट मोनोपोली ओवर द रेगुलेशन ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी फॉरेस्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल किसका आ रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो स्टेट का आ रहा है। और जो भी प्राइस है ना, जो प्राइस है किसके, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के, वो कौन डिसाइड कर रही है, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है या कोई फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो डिसाइड कर रहा है। और इससे लॉस किसका हो रहा है, जितने भी ट्रेडर हैं उनका लॉस हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है। अब ये आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्यों रखा था, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ऑर्डिनेंस, बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस रेगुलेशन ऑफ ट्रेड थर्ड ऑर्डिनेंस 1983। तो इस बेसिस पे उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट जो था, ये आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से रखे गए थे। अब रिस्पोंडेंट की तरफ से क्या क्या आर्ग्यूमेंट थे, यानी कि बिहार की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट थे, अब उसको जान लेते हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि पिटिशनर जो है डॉक्टर डीसी वाधवा जो है उनके पास में कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं है टू चैलेंज द प्रेजेंट केस, ये कहा गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो तो महाराष्ट्र में प्रोफेसर थे, बिहार में रिसर्च कर रहे थे, तो उनका इन सब मैटर्स में उनका क्या लीगल इंटरेस्ट है, तो उनका पर्सनल कोई लीगल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल दिस पिटिशन। एक तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, ये कहा गया दैट ही इज एन आउटसाइडर, ही कैन नॉट क्वेश्चन द रीप्रomulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस इन द फॉर्म ऑफ ए रिट पिटिशन, वो इसको चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या कही गई, द रिट पिटिशन फाइल्ड अगेंस्ट द बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल थर्ड ऑर्डिनेंस इज प्योरली, ठीक है, वो क्या है, वो प्योरली एकेडमिक नेचर का है, दैट वाज प्योरली एकेडमिक इन नेचर। तो उसके लिए कहा गया कि वो पूरी तरीके से
एकेडमिक इन नेचर है एंड शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अब यहाँ पे किस ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, ये देखिए, ये ऑर्डिनेंस जो मैंने आपको थर्ड ऑर्डिनेंस बताया, द बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल थर्ड ऑर्डिनेंस 1983, जो कि पेंडिंग था। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि इसके ऊपर भी किसी भी तरीके का कोई भी कोर्ट की तरफ से जजमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये प्योरली एकेडमिक नेचर का है, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि जो ऑर्डिनेंस है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कहाँ पे, उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल, इन द फॉर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव प्रपोजल। तो दोनों की तरफ से अपने अपने आर्ग्यूमेंट थे, पिटिशनर के अपने आर्ग्यूमेंट थे। पिटिशनर का ये कहना था कि इस तरीके से सारा कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में जा रहा है, लेजिस्लेटिव के हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। लेजिस्लेटिव का ये कहना था कि जो ऑर्डिनेंस हैं ये एकेडमिक नेचर के हैं, इसलिए इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। साथ में ये कहा कि जो पिटिशनर है वो आउटसाइडर है, इसलिए उनकी साइड से किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल ए रिट पिटिशन इन दिस केस। गेटिंग माई पॉइंट। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करने से पहले एक आपके साथ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे और लैंडमार्क केसेस पढ़ना चाहते हैं, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप और सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आपको सीपीसी पढ़ना है या लिमिटेशन पढ़ना है या कोई भी लॉ आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं जुडिशरी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी जुडिशरी की फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। डेली होती हैं 11 AM। तो डेली 11 AM आप इस यूट्यूब चैनल पे आकर मेरी फ्री लाइव क्लासेस जो है अटेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे, जो अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है विच इज़ ए पेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, वहाँ पे आप जुडिशरी के लिए या किसी भी कोर्स के लिए लेक्चर्स जो हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो पूरी तरीके से पेड सब्सक्रिप्शन होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप अनअकैडमी का ये सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करते हैं, कोड क्या है मेरा, SAVY10, तो अगर आप मेरा ये कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग माय कोड। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा अभी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फुल कोर्स अभी ऑनगोइंग है। तो आपको अगर CPC पढ़ना है तो आप मुझसे वहाँ CPC पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लिमिटेशन पढ़ना है तो वहाँ पे आप लिमिटेशन ही पढ़ सकते हैं। आने वाले दिनों में मेरे और भी कोर्सेज जो हैं वो अनअकैडमी प्लस के ऊपर अवेलेबल होंगे। आपको सिंपली क्या करना है, कोड यूज़ करना है SAVY10 एंड यू गाइज विल गेट 10% ऑफ ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान है। सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ्स। जो आपको सही लगे, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसिंग प्लान चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ये मेरा कोड लगा सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो। इसके साथ साथ देखो, अनअकैडमी पे 3 तरह की क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है फ्री, जो यूट्यूब पे होती है। यूट्यूब पे कहाँ होती है, जुडिशरी एग्जाम 360 इज द यूट्यूब चैनल। सेकंड, मैंने आपको बताया अनअकैडमी का एक पेड प्लेटफॉर्म है, दैट इज अनअकैडमी प्लस। वहां पे आप मेरा कोड यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तीसरा, अनअकैडमी की ऐप पे जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, ये कहाँ होती है, ये अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप के ऊपर होती हैं। तो ये भी पूरी तरीके से फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। इसको अटेंड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल मिल जाएगी। आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो। जब वहाँ पे आप मुझे फॉलो करोगे तो आपको मेरी आने वाली सारी फ्री स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो ये लाइव क्लासेस होती हैं पूरी तरीके से। इन लाइव क्लासेस में आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स इन क्लासेस का। अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रिपेयर कर रहा है तो डोंट मिस दीज क्लासेस। ऑलराइट, तो मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, ओके। एंड अगर आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं आपको मिलूंगा कहाँ, तो टेलीग्राम पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ, संयोग व्यास जुडिशरी।
तो इस चैनल पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। दिस इज द एड्रेस ऑफ अवर टेलीग्राम चैनल। ऑल राइट एवरीवन, तो चलो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया डॉक्टर डीसी वाधवा केस में। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन था। लैंडमार्क केस है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। द कोर्ट स्ट्रक डाउन द बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल ऑर्डिनेंस 1983 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार एजुकेशनल काउंसिल ऑर्डिनेंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वॉइड है। साथ ही साथ ये कहा कि गवर्नर कैन नॉट एज्यूम लेजिस्लेटिव फंक्शन बाय क्रॉसिंग द लिमिट्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर की जो पावर है उस पे एक लिमिट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इंपोज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट जो है गवर्नर कैन नॉट एज्यूम लेजिस्लेटिव फंक्शंस बाय क्रॉसिंग द लिमिट्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर गवर्नर बार बार रीप्रोमलगेट करते हैं अगर ऑर्डिनेंसेस को, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सही नहीं है। रिपीटेड रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज क्लियरली कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिपीटेड रीप्रोमलगेशन हो रहा है ऑर्डिनेंसेस का, ये क्लियरली कॉन्ट्रेरी है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, एंड इट मस्ट बी हेल्ड टू बी इम्प्रॉपर एंड इनवैलिड। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इम्प्रॉपर एंड इनवैलिड माना। जो 1 साल से लेकर 14 ईयर्स तक ऑर्डिनेंसेस चल रहे थे जिनकी वैलिडिटी 6 वीक से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत माना। ऑलराइट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा दैट द पावर ऑफ द गवर्नर टू इशू एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213 शुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ utmost necessity and when the two houses of the state legislatures are not in session। जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इनका सेशन ना हो और ये जरूरी हो कि लॉ को इंट्रोड्यूस करना रिक्वायर्ड है, तभी उसको क्या करना चाहिए, तभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तभी ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जो पावर है वो शिफ्ट हो जाएंगी एग्जीक्यूटिव के पास पूरी तरीके से। जो फंक्शन लेजिस्लेचर को परफॉर्म करने चाहिए वो फंक्शन सारे के सारे कौन परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शन सारे के सारे एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, क्या आर्ग्यूमेंट थे, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। और ये था पूरा का पूरा केस डॉक्टर डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सो आई रियली होप कि ये पूरा का पूरा केस आपको समझ में आ गया है, केस क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे आपको और भी बहुत सारे लैंडमार्क केसेस मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।